हेलो फ्रेंड्स, हम सब डिस्कशन कर रहे हैं जो बेसिक अनुदेशक में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट टर्नरी ऑपरेटर। तो पहले आपको ये ऑपरेटर पता होना चाहिए क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर एक ही है, एक तो क्वेश्चन मार्क और फिर ये कोलन लग जाता है, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई कंडीशन लिखोगे, इफ़ यदि ये नंबर इससे बड़ा है तो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कॉलन से राइट साइड वाला। इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, गलत वाली बतानी है। इट इज़ सिमिलर टू इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, इफ़ एल्स की तरह ये ऑपरेटर काम करता है। इसमें जो सिंबल यूज़ लिया जाता है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन है, ये भी सही है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन इट। और चौथा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, बट इसकी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसका हमें एक आउटपुट बताना है। ए की वैल्यू देखो कितनी है, 3। बी में अभी कुछ भी नहीं है। पी एक पॉइंटर है जो किसी का एड्रेस रखेगा, और क्यू एक पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, इसे बोलते हैं पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। यहाँ देखो असाइनमेंट हो रहा है, पी के अंदर हमने ए का एड्रेस डाल दिया। मान लेते हैं ए जो है वो 100 पे सेव है, तो पी के अंदर 100 आ जाएगा। क्यू के अंदर हमने पी का एड्रेस डाल दिया, मतलब ये जो पॉइंटर है ये किसी पॉइंटर का ही एड्रेस रखेगा। क्यू मान लेते हैं यहाँ पे 200 के ऊपर सेव था, क्यू के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। अब ये बोल रहा है बी में आपको क्या चीज़ असाइन करनी है, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है स्टार स्टार क्यू। स्टार स्टार क्यू पे हमें क्या मिलेगा, स्टार क्यू पे जाएगा वो 200 पे, 200 पे क्या एड्रेस है, 100 से फिर वो आगे जाएगा 100 पे, 100 का एड्रेस, 100 पे हमें क्या वैल्यू मिली, 3 का प्लस करना है स्टार पी, मतलब वैल्यू एट पी। वैल्यू कितनी है, 100 के ऊपर क्या वैल्यू है, 3, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से, तो 2 6 की 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाय डिफ़ॉल्ट जो C++ में मेंबर ऑफ अ क्लास होते हैं आर डैश, वाइल बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर डैश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करने को मिल रही है। क्लास में जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे हमने वेरिएबल बनाया इंटीजर ए टाइप का, बी टाइप का, या फिर हम कोई फंक्शन बनाए ऐड, और एक हम बनाए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जितने भी क्लास में आप डिफ़ाइन करते हो बिना कोई एक्सेस स्पेसिफायर के, ये सब के सब हो जाते हैं प्राइवेट। और अगर बात करें सी के स्ट्रक्चर की, जिसका कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, और आगे हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करते हो इंट ए बी, उसमें यहाँ पे ये वेरिएबल कैसे होते हैं, ये होते हैं पब्लिक, सब इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्लास है उसके अंदर मेंबर को बोला जाएगा प्राइवेट और दूसरे को पब्लिक। सी में सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल एंड एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसका सिंबल क्या है पहली बात, और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ए में हम 2 वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, तो 2 वैल्यू जो है वो राइट साइड में, राइट से आप लेफ्ट में असाइन करते हो। तो सिंबल कौन सा होता है असाइनमेंट का, इक्वल वाला। इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टू कन्वर्ट द केस ऑफ लेटर्स विच हेडर फाइल इन C++ इज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। आपको कन्वर्ट करनी है लेटर्स को, उसके लिए C++ में कौन सी एक फ़ाइल होती है, IOStream होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे जो लेटर पूछे गए हैं, केस ऑफ लेटर, इनके लिए फ़ाइल है ctype.h। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइल स्ट्रीम होती है क्लासेस में,
उनके साथ में हमें फंक्शंस बताने हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो आप जाओ IF पे, है ना। I होता है इनपुट स्ट्रीम के लिए, इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए, और OF होता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए। ये दोनों तो हमें पता है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो आउटपुट ऑपरेशन के लिए OF स्ट्रीम, प्रोवाइड इनपुट ऑपरेशन इफ स्ट्रीम हो जाएगा। अब आप ऑप्शन इसमें मैच कर लो, तीसरे का हो जाएगा दूसरा। ये पूरे के पूरे ऑप्शन में ये एक ही ऑप्शन सही है, और सेकंड का हो जाएगा फोर्थ। एफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर आप इनपुट सिर्फ इनपुट लेना चाहते हो तो इफ स्ट्रीम का यूज़ लोगे, अगर आप सिर्फ आउटपुट वाले ऑपरेशन करना चाहते हो तो OF स्ट्रीम। इनपुट और आउटपुट दोनों लेने के लिए आपके पास एक फ़ाइल होती है एफ स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन अलाउड होते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस। आप एक साथ में इनपुट भी कर सकते हो और आउटपुट भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वॉइड। आपने वॉइड देखा होगा कीवर्ड, ये C++ में या C में जिसमें भी हम माने, वॉइड एक कीवर्ड होता है टू स्पेसिफाई रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ऐड कोई फंक्शन है, इसके आगे अगर हम उसका रिटर्न स्पेसिफाइड वॉइड रख देंगे या लिख देंगे, उसका मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दूसरी स्टेटमेंट है कि टू इंडिकेट एन एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन। अब ये ही आपका फंक्शन है, इसके अंदर अगर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भी हम क्या करें, वॉइड लिख दें। यहाँ पे इस जगह वॉइड लिखने का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी आर्ग्यूमेंट रिसीव भी नहीं करेगा और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। जो भी इसको करना है, इसके अंदर जो फंक्शन है उसी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। इसको आप सिर्फ कॉल कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट बताया, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DDL इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। SQL की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा लैंग्वेज होती है एक तो DDL, इसमें कुछ फिक्स कमांड होती है, जैसे क्रिएट होता है, ऑल्टर होती है, ड्रॉप भी इसमें होती है। एक होती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन क्या अलाउड करता है, मैनिपुलेशन अलाउड करता है, उसमें आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी एक DDL नहीं है तो इंसर्ट। डेटा डेफिनेशन में क्या होता है, हम टेबल को खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए क्रिएट कमांड होती है। अगर आप पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप कमांड, मतलब डिलीट करना चाहते हो। अगर आप इस टेबल में कुछ कॉलम ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑल्टर कमांड एक होती है। वैसे ही DML में कौन सी होती है, एक होती है इंसर्ट कमांड, एक होती है डिलीट कमांड। इसके साथ में एक DCL होती है, डेटा कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने बहुत ही शानदार वाली ट्रिक के साथ में की थी, और सिर्फ 11 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। जितनी भी टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी जाएगी, चाहे वो बेसिक अनुदेशक वाला एग्ज़ाम या सीनियर, दोनों में ही आपके ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया, आपको सिर्फ 11 मिनट के वीडियो में ही सारी कॉम्प्लेक्सिटी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ बूल टाइप जो होता है इज़ यूज टू होल्ड हाउ मैनी वैल्यूज़। कितनी वैल्यू को वो होल्ड करके रखेगा। बूल जो है वो क्या होगा, 2 ही वैल्यू को रखता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू अलोंग विद ऑब्जेक्ट Cin। अगर C++ में आपको कोई इनपुट ऑपरेशन करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो C में होता है हमारे पास scanf, बट C++ में हमारे पास होता है Cin, और Cin के बाद में हम ऐसे ये 2 ऑपरेटर लगा देते हैं। इस ऑपरेटर का उन्होंने नाम पूछा है, क्या नाम होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हम प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी स्टेटमेंट आउटपुट वाली स्क्रीन पे, तो ये वाले ऑपरेटर यूज़ लिए जाते हैं। इन दोनों ऑपरेटर के आपको नाम पता होने चाहिए। इनपुट लेते हैं उस ऑपरेटर को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन, और जब आप आउटपुट देते हो उसको बोला जाता है इंसर्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें उल्टा लगता है, बट इनके नाम ये हैं, आपको ये ध्यान करना है, और ये क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
कि C++ में हमें और कुछ पता है या नहीं है। अगर आपको एटलीस्ट वो बेसिक का पूछेंगे तो ये पता होना चाहिए इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ में जो नेम स्पेस होता है वो डिफाइन करता है फॉर द आइडेंटिफायर्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स। नेम स्पेस से क्या मतलब होता है, जो भी हम C++ में आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ पे यूज़ लिए जाएंगे, वो बताता है उसका स्कोप। सिंटैक्स नहीं बताएगा, साइज़ नहीं बताएगा, स्टैंडर्ड नहीं बताएगा, स्कोप बताएगा कि वो एग्जैक्ट आइडेंटिफायर या वेरिएबल जो भी है वो कहाँ पे कितनी लिमिट के अंदर यूज़ होगा, इस ब्लॉक में ही वो यूज़ लिया जाएगा। इसका बोलते हैं इसे स्कोप। इस स्कोप में ही उसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बाय फंक्शन प्रोटोटाइप इन C++। जब आप फंक्शन बनाते हो तब हमें क्या क्या प्रोटोटाइप बताने पड़ते हैं। जब आप किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप बताओगे, सिर्फ प्रोटोटाइप बताना है, उसका डेफिनेशन नहीं देना, उस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करोगे, बताओगे कि हमें ये चीज़ें लिखनी है। उसका रिटर्न टाइप बिल्कुल बताना पड़ेगा, फंक्शन का नाम भी बताना पड़ेगा, नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कंपलसरी आपको बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटीजर टाइप से रिटर्न करेगा, सम नाम का फंक्शन है, उसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट। प्रोटोटाइप में हमेशा इसके आगे लग जाता है सेमीकोलन। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे एक इसका प्रोटोटाइप बना दिया कि इस नाम का हमने फंक्शन पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज़ किया है, कहीं ना कहीं हमने इसको लिखा है पूरे कंप्लीट को। और जिस भी जगह हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, उसमें प्रोटोटाइप की तरह ही इसका पूरा नाम वगैरह आपको सेम रखना है, बट इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल आप देना चाहते हो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, और फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो उसका भी आपको नाम बताना पड़ेगा। आगे सेमीकोलन नहीं लगेगा, पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि यहाँ एक इंटीजर टाइप का C वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का एक C वेरिएबल है, उस C में हम A प्लस B का एडिशन करना चाहते हैं, रिजल्ट C में आएगा और रिटर्न हम करेंगे C को। ठीक है, इस तरह से ये होती है इसकी डेफिनेशन। जहाँ वो प्रोग्राम करेगा क्या, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमने बता दी, वो होती है डेफिनेशन। और जिस जगह आपको ये सेमीकोलन मिल जाए फंक्शन का नाम बनाने के साथ में ही, वो होता है उसका प्रोटोटाइप। यहाँ पे करेक्ट आंसर ये तीनों ही चीज़ें प्रोटोटाइप में ज़रूरी हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और डिस्ट्रक्टर, इन तीनों को हमें इसकी डेफिनेशन के साथ में मैच करना है। allows a function or operator to be given more than one definition. A function that is called to deallocate memory. उसे कब कॉल किया जाएगा, जब कोई मेमोरी आपको डिलीट करवानी हो। ये डिस्ट्रक्टर के साथ में मैच हो रहा है। द एबिलिटी टू चेंज द डेफिनेशन इन एन इनहेरिट मेथड। आपने कोई क्लास थी जिसके अंदर आपने एक फंक्शन बना रखा था ऐड नाम से। जब आपने इस क्लास को B के अंदर इनहेरिट किया, वहाँ भी आपने एक ऐड फंक्शन बना दिया, तो B के पास कितने ऐड हो गए, एक तो अपने पेरेंट का A का ऐड फंक्शन और दूसरा इसने खुद ने बना लिया। इसे बोलते हैं ओवरराइड करना। एबिलिटी टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एन इनहेरिटेड मेथड, तो फर्स्ट का हो जाएगा 3। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक इंटीजर टाइप का ऐड नाम से कोई फंक्शन है, वो 2 इंटीजर वैल्यू का सम करेगा। ये हम इसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं। फिर एक इंटीजर रिटर्न टाइप का ही एक ऐड फंक्शन हो रहा है जो 2 फ्लोट वैल्यू को ऐड करेगा। आपकी मैथ की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो प्लस है उसके दोनों साइड में क्या होने चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए। एक ऐड फंक्शन मतलब प्लस वाला जो फंक्शन है उसको हमने ओवरलोड कर दिया, उससे 2-3 फंक्शन करवा रहे हैं, उससे 2-3 काम करवाएंगे। कभी वो 2 इंटीजर वैल्यू को जोड़ेगा, कभी वो फ्लोट को जोड़ेगा। इस डेफिनेशन के साथ में मैच होता है, ये हो जाएगा ओवरलोडिंग। सेकंड का हो जाएगा 1, थर्ड का हो जाएगा 2 और फर्स्ट का हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मैच करनी है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस से ये रिलेटेड है। अगर किसी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर RDBMS के अंदर हम बात करें रिलेशन की, कि ये रिलेशन वर्ड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि वो टेबल जिसके अंदर आपने डेटा रखा है। टपल क्या होती है, अब आपने एक टेबल तो यहाँ पे बना ली, ठीक है, और इसके अंदर आपने डेटा रख लिया स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका रोल नंबर, कौन सी क्लास में है, उसका क्लास टीचर कौन सा है, सारी डिटेल आपने टेबल में रख ली।
टपल क्या होती हैं? रोज होती हैं। ये एक पूरी की पूरी जो आपको रो दिख रही है एक स्टूडेंट की, ये है एक टपल। दूसरे स्टूडेंट का जो ये पूरा रो है ये होती है दूसरी टपल। तो टपल दिखाती है रो को। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? उसका नाम पूरे में। अब इस नाम वाले कॉलम में आपको प्रत्येक स्टूडेंट के नाम ही मिलेंगे। फादर नेम में उनके फादर नेम मिलेंगे, एड्रेस में उन सबके एड्रेस मिलेंगे, फ़ोन नंबर में उन सबके फ़ोन नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम। थर्ड के फोर्थ के साथ में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। और डोमेन क्या होता है? उसकी वैल्यू, कि आपने उसके अंदर वैल्यू क्या क्या दी है वो कहलाती है डोमेन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद द रेफरेंस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट के बारे में क्या चीज़ गलत कही गई है? यहाँ पे नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इट इज़ लोडेड एज फास्टर स्पीड, कंटेंट चेंज एट रन टाइम, सेम कंटेंट इज लोडेड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझो, जो एक साफ़ सुथरी वेबसाइट होती है जिसमें कोई उल्टे सीधे किसी भी तरह के ऐड नहीं आते। आपने जब उस वेबसाइट के ऊपर आप गए, आपको पूरे बिल्कुल एकदम फिक्स पर्टिकुलर जो जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिले। आपने जिस पे क्लिक किया वही ऑप्शन आपको खुलेगा। किसी तरह का एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे बार बार पॉपअप आना, वो कुछ भी इस वेबसाइट पे नहीं होता है ना। ये होती है स्टैटिक वेबसाइट। इसमें किसी तरह का कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको, कोई किसी तरह का कोई आपको पॉपअप नहीं मिलेगा। इसमें नो इंटरेक्शन है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है। इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होगी, इसके ऊपर बहुत सारे ऐड नहीं होंगे, बहुत सारे लिंक नहीं होंगे, तो नॉर्मल सी बात है स्पीड तो इसकी फास्ट होगी। और यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा, आप इसको जितनी बार भी पेज को लोड करोगे सेम ही कंटेंट रहेगा। कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि ये रन टाइम पे चेंज हो जाती है? ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर अपना जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टैटिक वेब पेज के लिए सही नहीं बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। अब यूज़र फ्रेंडली मतलब आपके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी होती है? इट शुड बी फास्टर लोडिंग। तो ये तो है कि हम जो वेबसाइट खोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो जल्दी लोड हो जाए, कम से कम टाइम ले वो। ब्राउज़र जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इजी एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम ढूंढना चाह रहे हैं कि पेपर कहाँ से डाउनलोड होंगे और वो पेपर डाउनलोड के हमें लिंक ही नहीं मिल रही कि कहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया है। ऐसी वेबसाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सही है कि इजी एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्लस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। क्लस्टर्ड वेबसाइट का यूज़ हम कहाँ पे लेते हैं? तो जब हमें बहुत ही ज़्यादा होस्ट जो होते हैं उनको हैंडल करना हो, बहुत सारे फॉर्म्स हम देते हैं, वो फिल करके वो हमें प्रोवाइड करवाएं, ये वेबसाइट के ऊपर हैवी लोड होता है, ऐसी वेबसाइट हमें नहीं बनानी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज़ टैग इन HTML? HTML में टैग क्या होता है? टैग है ये, इसके अंदर हम लिखते हैं कोई ना कोई टैग की वैल्यू। जैसे HTML खुद एक टैग है, फिर हेड एक टैग है जिसका हम यूज़ लेते हैं हेडिंग देने के लिए, फिर टाइटल भी एक टैग है, हमारे पेज का टाइटल क्या रिप्रेजेंट होगा वो देने के लिए। फिर आती है इस पूरे पेज की बॉडी। बॉडी मतलब आपको जो पूरी एक वेबसाइट दिखती है जिसमें ऊपर ऑप्शंस होते हैं, क्रॉस का साइन होता है, डाउनलोड के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे नीचे भी कुछ दिया होता है, बीच में जानकारी लिखी हुई होती है। आप जिस भी बटन टैप पे क्लिक करोगे वो डिटेल आपको इस पेज में दिख जाएगी। इट कंटेन एड्रेस ऑफ द वेब पेज, कि ये जो टैग होते हैं ना ये एड्रेस रखते हैं। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, इसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। इट कंटेन नंबर ऑफ टैग इन द वेब पेज, कि टैग आपको ये बताता है कि हमने HTML पूरे पेज को बनाने में कितने टैग यूज़ लिए हैं, जैसे 500। ठीक है। इट कंटेन नंबर ऑफ नेस्टेड टैग इन पेज। तो ऐसी कोई भी जानकारी जो HTML का टैग है वो नहीं रखता, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखता है एक वेब पेज की। उस वेब पेज पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं। जैसे मैंने टाइटल दिया, टाइटल टैग देखते ही आपको पता चलेगा आपके पूरे के पूरे जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा। टाइटल आएगा इस टाइटल वाली बार में, है ना। बॉडी मतलब ये जो पूरा वेब पेज आपको दिख रहा है अंदर वाला, इसके अंदर आने वाला सारा कंटेंट जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। हमें ये पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या है वेब पेज की, वो हमें इस टैग से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ओपन गो टू विंडो
इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर अगर आपको गो टू विंडो पे जाना है तो गो टू विंडो में देखो 2-3 चीज़ें खुलती हैं। गो टू विंडो पे जाना है, हमारे पास करेक्ट शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, टैब जी, एल्ट जी, कंट्रोल जी या फिर शिफ्ट जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गो टू पे जाने के लिए डायरेक्ट है कंट्रोल जी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प करता है इन्हेंस करने में हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसे। इसमें हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं उसकी क्वालिटी, पिक्चर और चार्ट को ऐड करके, साउंड इफेक्ट देके और टेबल्स, ये तीनों ही पॉसिबल है माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बैकग्राउंड इमेज कैन बी एडिड फॉर ऑल स्लाइड बाय एडिटिंग विच स्लाइड। मान लेते हैं आपने पावर पॉइंट के अंदर 100 स्लाइड के ऊपर अपना कोई डेटा रख रखा है, उसमें से ऐसी कौन सी वो एक स्लाइड होती है जिसका बैकग्राउंड चेंज करते ही आपकी पूरी 100 स्लाइड्स का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो स्लाइड होती है स्लाइड मास्टर। ये आप ध्यान करना। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पूरी के पूरे प्रेजेंटेशन है उसमें जितनी भी स्लाइड हम ऐड करें उनका बैकग्राउंड, उनका डिज़ाइनिंग एक जैसा होना चाहिए, तो हम स्लाइड मास्टर एक ही जो स्लाइड होती है उसके ऊपर सारी एडिटिंग कर देंगे, बाकी सब पेज उसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू राइट अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लिखना शुरू करते हैं जब वर्ड में तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, बट आप चाहते हो राइट से लिखना शुरू हो, हमारा टेक्स्ट यूँ लिखा जाए इस तरीके से। आप एंटर करो तो यहाँ आ जाओ, है ना, इस तरीके से। वो होता है कंट्रोल। लेफ़्ट को अगर करना है तो लेफ़्ट, अगर आपको राइट से लिखना शुरू करना है तो कंट्रोल R। आप चाहते हो आप जो भी लिखो वो बीच से शुरू हो, तो बीच में मतलब ऐसे ही दोनों साइड में बराबर ही वो बढ़ता रहता है, वो होता है कंट्रोल E। यहाँ अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू ब्रेक द पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको पेज को ब्रेक करना है कहीं से भी तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करोगे, डबल क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज में ही डबल क्लिक कर दोगे, पेज के स्टार्टिंग में ही डबल क्लिक कर दोगे, या फिर डबल क्लिक करोगे एंड में, या फिर सीधा प्रेस करोगे कंट्रोल और एंटर, या फिर प्रेस करोगे कंट्रोल और पेज डाउन। आपको देखो आपका पूरा का पूरा पेज है, अब आपको यहाँ तक आपने डेटा लिख रखा है। नेक्स्ट पेज पे अगर जाना है तो आप इस पेज को यहीं ब्रेक करते हो, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करोगे तो आप इन सभी लाइंस को स्किप करके अगले पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैंने अभी जो आपको DDL की कमांड बताई थी वैसे ही DML की कौन कौन सी कमांड होती है। कॉपी कमांड नहीं होती, पेस्ट कमांड नहीं होती, ऑल्टर कमांड हमने पढ़ी थी DDL की होती है, डेटा डेफिनेशन की होती है वो। तो यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन के लिए आपको कोई रो को डिलीट करना है या फिर आपको कोई डेटा को डिलीट करना है, उसके लिए होती है डिलीट कमांड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कलेक्शन ऑफ वेब पेज क्या कहलाता है, वेबसाइट, वेब टूल, वेब वर्ल्ड या फिर वेब सर्वर। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस उसे कहते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विल ऑन रिप्रेसिंग दिस कीज। आपने पूरा का पूरा कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, उसमें से कुछ भाग आपने उसका सेलेक्ट कर लिया और आप क्या प्रेस कर रहे हो, कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट का साइन। इससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 2 पॉइंट से, इंक्रीज़ होगा 1 पॉइंट से, इंक्रीज़ होगा 2 पॉइंट से, सॉरी डिक्रीज़ होगा 2 से और डिक्रीज़ होगा 1 से। तो हमें ध्यान करना है ये वाला जो ब्रैकेट है ये है क्लोज ब्रैकेट। इससे 1 पॉइंट से आपका जो फ़ॉन्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को यूज़ करोगे तो फ़ॉन्ट कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती, तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है बस, स्टार, रिंग होती है, मैश होती है, हाइब्रिड भी होती है। स्टार, रिंग और हाइब्रिड होती है, सिंगलटन नेटवर्क कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई टोपोलॉजी नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।